अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, एक रिकैप दे दूं क्योंकि 4 दिन आगे बीच में। आईएफआरएस 2 पढ़ रहे हैं हम। आईएफआरएस 2 ये है कि कंपनी खुद या उसकी कोई पेरेंट सब्सिडरी गुड्स या सर्विसेज ले, और जिस पार्टी से गुड्स या सर्विसेज ले उस पार्टी को बदले में कैश की बजाय शेयर्स इशू किए जा रहे हों, और अगर कैश देना भी है तो अमाउंट ऑफ कैश सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू के बराबर होगा। यानी हो सकता है कि कहा जाए, जिसे कंसल्टेंसी सर्विस ली थी, कि हम आपको इसके बदले में अपने 5000 शेयर्स देंगे, या ये कहा जा सकता है कि अपने 4000 शेयर्स की जितनी वर्थ बनती होगी उतना कैश देंगे। तो कैश भी अगर देना है तो अमाउंट ऑफ कैश सर्टेन नहीं है। किस चीज से रिलेट कर दी? शेयर्स की वैल्यू से। इस ट्रांजेक्शन को हम आईएफआरएस 2 में पढ़ रहे हैं। अगर बदले में शेयर्स देने हैं तो ये इक्विटी सेटल्ड है, और अगर बदले में कैश जाना है तो ये कैश सेटल्ड है। और एक शक्ल और भी थी कि अगर बदले में हमने कुछ नहीं देना, हमारे पेरेंट सब्सिडी ने देना है, हमें बस गुड सर्विसेज मिल रही है, तो भी ये इक्विटी सेटल्ड ही है। आगे इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शंस का क्या करना है? जनरल ओवरव्यू ये है कि जो हमें गुड्स या सर्विसेज मिल रही हैं, एक्सपेंस डेबिट या कोई फिजिकल चीज मिल रही है तो फिजिकल चीज डेबिट, और साथ इक्विटी क्रेडिट। अगर तो फौरन ही शेयर्स इशू हो गए या शेयर ऑप्शंस इशू हो गई तो इसका मतलब हम वो गुड्स या सर्विस ले चुके और फौरन ही वो गुड सर्विस डेबिट जाग रहे हैं, वो फौरन गुड सर्विस डेबिट और इक्विटी अमाउंट क्रेडिट। और अगर ओवर द पीरियड हमें गुड सर्विसेज मिलनी है तो फिर यही एंट्री तोड़ तोड़ के ओवर द पीरियड होगी। ये जनरल बात थी। फिर इसमें एक बात रिकग्निशन से रिलेटेड ये की थी कि अगर कुछ शर्तें हैं तो वो शर्तें कहलाती हैं वेस्टिंग कंडीशंस। 2 तरह की टाइप्स हैं, एक सर्विस कंडीशन है और एक परफॉर्मेंस कंडीशन है। सर्विस कंडीशन है जिसमें जिनसे सर्विस ली है, नॉर्मली ये कंडीशंस एम्प्लॉइज के लिए ही होंगी। अगर हमने किसी से प्लांट खरीद लिया तो खरीद लिया, उसको उसी वक्त शेयर इशू हो जाएंगे। अगर किसी कंसल्टेंट से कोई कंसल्टेंसी सर्विस ली है तो ले ली, उसी वक्त शेयर इशू हो जाएंगे। तो नॉर्मली एम्प्लॉइज के अलावा जिनसे गुड सर्विसेज ले रहे होते हैं उनसे फौरन गुड सर्विस ले ली होती है, तभी बदले में शेयर इशू कर रहे होते हैं। ओवर अ पीरियड तरसा तरसा के शेयर इशू करना, ये काम मोस्टली एम्प्लॉइज के साथ ही होगा। और उनके साथ सर्विस कंडीशन अगर लगाई है तो उसका मतलब है कि इतने सर्टेन टाइम पीरियड तक नौकरी में रहोगे तो शेयर्स या शेयर ऑप्शंस मिलेंगी। और अगर परफॉर्मेंस कंडीशन शर्त लगाई है तो उसका मतलब है कोई ना कोई टारगेट रखा होगा। वो टारगेट सेल्स का भी हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स का भी हो सकता है, ग्रोथ का हो सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज का हो सकता है, कुछ भी परफॉर्मेंस टारगेट हो सकते हैं। अगर ऐसे टारगेट रखे गए हैं तो ये परफॉर्मेंस कंडीशन है। दोनों में फर्क यह है कि सर्विस कंडीशन में पता है कितने नंबर ऑफ ईयर्स पे फैलाना है, और परफॉर्मेंस कंडीशन में अंदाजा लगाना है। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन शेयर प्राइस की शर्त के अलावा बाकी कोई शर्त है तो ये मैंने उसकी तरीका बताया, और चूंकि एस्टिमेटेड है तो ये ओवर द पीरियड एस्टिमेट चेंज भी हो सकता है। और वो जो कैलकुलेशन करनी है हमने, वो सीडी बैलेंस कैलकुलेट होगा क्यूमुलेटिव बेसिस। उसके लिए टुकड़े अगर करूं तो क्या चाहिए? नंबर ऑफ पर्संस। कितने नंबर ऑफ पर्संस, क्या इसके लिए रूल बना ले? हमने ये वो एस्टिमेट लगाना है जो इवेंचुअली कामयाब होंगे। हमने अगर कहा है 4 साल बाद, तो वो जो 4 साल एंड पे भी जिंदा खड़े रहेंगे ना, वो नंबर ऑफ पर्सन है। ये चूंकि अंदाजा है तो ये अंदाजा हर साल रिवाइज हो सकता है। इनटू हर बंदे को कितने इंस्ट्रूमेंट्स देने, इनटू फेयर वैल्यू, इनटू जितने साल आज तक गुजर चुके, डिवाइडेड बाय जितने टोटल पे इसको फैलाना है। ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को मैंने लिखा भी हुआ है। आप बल्कि मैं पहले पूरा रिकैप बोल दूं जो बोलना था, फिर किताब में से ओवरव्यू दोबारा बताता। तो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, सर्विस कंडीशन है तो उसमें पता है कितने ईयर्स हैं, परफॉर्मेंस कंडीशन है तो उसमें अंदाजा है कि कितने ईयर्स हैं, और ये अंदाजा हर साल रिवाइज होगा। लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ये हर साल रिवाइज नहीं हो रही। ये किस दिन की है? वो ग्रांट डेट वाली ही है। और अगर किसी और से गुड सर्विसेज ली थी तो जिस दिन वो गुड सर्विसेज ली थी उस दिन वाली फेयर वैल्यू है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर इसके अलावा जो हम शेयर दे रहे हैं या शेयर ऑप्शन दे रहे हैं, और शेयर ऑप्शन अगर दे रहे हैं तो शेयर ऑप्शन की एक एक्सरसाइज प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है। मिसाल के तौर पे 35 रुपए। क्या कॉन्सेप्ट है 35 रुपए का? कि जिसको ये कागज दिया है उसको कहा है, उसको एक टाइम बताया होगा कि इस दिन तक आपके पास हक है कि आप 35 रुपए कैश कंपनी को देके नया शेयर इशू करा सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। ये एक्सरसाइज प्राइस है। तो कंपनी एम्प्लॉइज को चाहे उनकी सर्विस के बदले, चाहे गुड सर्विसेज जिनसे ले रहे हैं उनको शेयर दे सकते हैं या शेयर ऑप्शन दे सकते हैं। या तो ये
और ये इंग्लिश वाला और अभी दे दिया होगा। अभी कब दिया होगा? अभी क्यों दिया होगा? जब गुड सर्विस ले चुके हुए हैं तो फौरन दे दिया। अब अगर फौरन दे दिया तो फिर वह बहस ही नहीं रही कि सर्विस कंडीशन है कि परफॉर्मेंस कंडीशन है, ओवर अ पीरियड। ये तो जितने थे अभी के अभी दे दिए, तो इनकी जो फेयर वैल्यू थी अभी उतने से ये कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट या शेयर ऑप्शन नामी अकाउंट क्रेडिट और एक्सपेंस या गुड्स डेबिट। लेकिन अगर अभी ये नहीं दिए, कुछ कंडीशंस के बाद देने हैं, तो फिर अभी ये नहीं दे रहे हैं, एक पर्ची दे रहे हैं जिसको मैंने पर्ची कहा था शायद, या वादा कहा था, पता नहीं। ये पर्ची दे रहे हैं कि हम आपको इतनी कंडीशंस पूरी होने के बाद शेयर्स या शेयर ऑप्शन देंगे। इस पर्ची को भी अभी इस वक्त हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ही कहना है। अच्छा, ये भी शायद एक तरह की पर्ची ही है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? अगर ये कागज भी एक वादा है तो इस वादा के पूरे होने में सिर्फ एक रुकावट है, कैश दे दो तो शेयर ले लो। इस पर्ची या इस वादे के साथ कोई और कंडीशन लगी हुई है, वो कंडीशन पूरी होंगी, वो कंडीशन वेस्टिंग कंडीशंस कहलाती हैं, जो कि सर्विस भी हो सकती है, परफॉर्मेंस भी हो सकती है। तो फिर इस पर्ची के बदले, यानी पर्ची फिर वापस ले लेंगे और बदले में शेयर्स या शेयर ऑप्शंस ये दे देंगे। ये किस सूरत में हो रहा होगा? जब गुड सर्विस ले चुके। ये पर्ची अभी क्यों दे रहे होंगे? जब गुड सर्विस हमने लेनी होंगी, यानी कोई वेस्टिंग कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस पूरी होने के बाद ये पर्ची कैंसिल करके उसके बदले ये दिए जाएंगे। इसकी फेयर वैल्यू से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अगर 60 रुपए का है तो क्या मुराद है इसकी फेयर वैल्यू से? कि ये शेयर मार्केट में कितने का बिकता है। शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू से क्या मुराद है? 35 रुपए। शेयर ऑप्शन एक कागज का टुकड़ा है, या फिजिकली जो जिस भी शक्ल का होता होगा। ये शेयर ऑप्शन भी इटसेल्फ एक कागज है, ये एक राइट है। जिसके पास ये ऑप्शन है उसको क्या हक है? इसके ऊपर डेट कोई ना कोई तय हुई होगी, उस दिन पे या उस दिन तक इतना रुपया कैश देकर शेयर इशू करा सकता है कंपनी से डायरेक्ट। ये कागज मार्केट में इतने का बिक रहा है, ये इस कागज की फेयर वैल्यू है। अभी आज की क्लास में एक और नाम इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सा बता दूंगा आपको। ये कागज इतने रुपए का अभी मार्केट में बिक रहा है, तो 35 और 12 में फर्क क्लियर है या नहीं? 35 रुपए एक्सरसाइज प्राइस कहलाएगी। ये शेयर ऑप्शन का कागज जिस इंडिविजुअल के पास है उसको इस पे लिखी हुई डेट तक या डेट पे, ये ऑप्शंस की टाइप्स में फर्क होता है। या ये जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन तक एक्सरसाइज हो सकती है, या फिर इसकी एक मैच्योरिटी डेट है उसी दिन एक्सरसाइज हो सकती है। तो अप टू या ऑन इतना रुपया कैश देंगे कंपनी को तो कंपनी उसको नया शेयर इशू कर देगी। ये शेयर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस है। लेकिन ये कागज भी तो एक वैल्यू रखता है, यानी ये कागज किसी के भी हवाले हो जाए तो उसके पास एक खजाना लग रहा है। क्या खजाना लग रहा है भाई? उसके पास एक डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर खरीदने का हक है, तो ये हक भी इटसेल्फ बिक सकता है। तो वो हक कितने का बिक रहा है अभी, ये इसकी फेयर वैल्यू। ये पर्ची क्या है? ये हमने किसी एम्प्लॉय को जनरली कही है कि तुम इतने साल में ये कंडीशन पूरी कर दो, तो हम उन कंडीशंस के पूरी होने के बाद अपने शेयर्स तुम्हें इशू कर देंगे या शेयर ऑप्शंस तुम्हें इशू कर देंगे। तो ये पर्ची या तो शेयर की है या शेयर ऑप्शन की है। इस पर्ची की अभी फेयर वैल्यू क्या है? जिस चीज की पर्ची है उस चीज की जो फेयर वैल्यू है बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में। यानी अगर हमने अपने एम्प्लॉइज को कहा है कि तुम 3 साल तक नौकरी करो, 3 साल बाद हमारी तरफ से पक्का 3 साल इधर पूरे होंगे, तुम्हें हम 2-2000 शेयर्स दे देंगे। ये जो हम उससे वादा कर रहे हैं, ये वादा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कहला रहा है आईएफआरएस 2 में। और अभी आज वादा करते हुए, ये इस सेम कॉन्टेक्स्ट, आज वादा करते हुए इस पर्ची की फेयर वैल्यू कितनी है? 60 रुपए। अगर हम कस्टमर अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि तुम 3 साल तक नौकरी कर लो, हम तुम्हें 35 रुपए एक्सरसाइज प्राइस वाली शेयर ऑप्शन दे देंगे 3 साल बाद। अभी इस पर्ची की फेयर वैल्यू क्या है? 12 रुपए। ये एक्सरसाइज प्राइस है, ये फेयर वैल्यू नहीं है। तो इस पर्ची, जिस चीज की ये पर्ची है, जो उस चीज की आज फेयर वैल्यू है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट उस पर्ची की वो फेयर वैल्यू। जी नहीं, देखें, मुझे अपनी किसी मेहनत के सिले में एक कंपनी एबीसी ने शेयर ऑप्शन दे दी। अब मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि 35 रुपए दोगे तो पैसे शेयर मिल जाएगा। मैं वो कागज का टुकड़ा आपको 12 रुपए का बेच देता हूं। मैंने आपको 12 रुपए का बेच दिया। अब आप कंपनी एबीसी के पास जाएंगे, उस कंपनी और आपके दरमियान ट्रांजेक्शन क्या होगी? आप 35 रुपए कैश देंगे और बदले में शेयर ले लेंगे। आप ये कहेंगे कि 12 रुपए तो मैं पहले दे चुका हूं, तो मैं तो 23 रुपए दूंगा। नहीं कह सकते ना, आपने ये पर्ची लेने के लिए मुझे पैसे दिए थे। अब जब आपके पास ये शेयर ऑप्शन आ चुकी है, तो आप और उस कंपनी के दरमियान सिर्फ 35 रुपए की ट्रांजेक्शन होनी। इसकी असल शक्ल क्या है पता नहीं, मैंने देखी नहीं कभी।
कि ये कागज होता है या बस मैसेज क्या होता है या व्हाट्सएप होता है या कागज होता है तो उसका स्टाम्प पेपर पे होता है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में है ये एक लीगल चीज। तो फिर जो लीगली एक्सेप्टेड शक्लें होती हैं उसी शक्ल में से किसी में होगा, कोई कंपनी के लेटर हेड पे होगा, या क्योंकि लीगल चीज है ये। आपका सवाल मेरे ख्याल में कुछ और था, आप पूछ कुछ और रही थी, मैंने तो बीच में रोक दिया। मैंने फिजिकली नहीं देखा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ख्याल ये है कि चूंकि एक लीगल चीज है, कॉन्ट्रैक्चुअल है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो किसी ऐसे कागज पे होगी जो कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो सकता होगा। अब वो कागज क्या है, लेटर हेड है, क्या है पता नहीं, कोई फिजिकल शक्ल नहीं देखी। हाँ जी, ये इसमें क्योंकि पिछली क्लास के बाद ना कुछ स्टूडेंट्स ने, मुझे लगा था कि इसमें कंफ्यूजन पूछी थी, तो मुझे लगा कि पहले मैं आपको इस पे बात रिकैप दे देता हूँ। इससे रिलेटेड बेटे बताएं कोई भी कंफ्यूजन है तो। रिकॉग्निशन का ओवरव्यू दे दिया। हाँ, हमने मेजरमेंट में ये बात की थी कि इस ट्रांजैक्शन को, यानी चाहे फौरन पूरी की पूरी डेबिट क्रेडिट होनी है, चाहे ओवर द पीरियड होनी है। फौरन पूरी की पूरी डेबिट क्रेडिट कब होनी है? जब सर्विसेज गुड्स ले चुके। और ओवर द पीरियड डेबिट क्रेडिट कब होनी है? जब कंडीशंस हैं। तो जब भी ये होनी है, चाहे फौरन पूरी की पूरी, चाहे ओवर द पीरियड, इसकी अमाउंट क्या होगी? पहली प्रेफरेंस गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू, और अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर इक्विटी, नहीं सिर्फ शेयर नहीं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू क्या है? ये मैंने सारी वही कहानी बताई है। इसमें आगे फिर दो केसेस हैं कि इनकी फेयर वैल्यू पता चल सकती है। यहां तक अभी पढ़ा है आपको। अगर ये वाली चीज है ये, तो नहीं सॉरी, अगर ये वाली चीज है कि हमने अभी ही शेयर्स या शेयर ऑप्शंस दे दी, तो फिर ये नहीं है, ठीक है, फिर ये नहीं है, ये यकीनन पास्ट सर्विस है। लेकिन अगर हमने कोई कंडीशन रखी है तो यकीनन हमने ये अभी एम्प्लॉइज को नहीं दिया, ये दिया है। तो कंडीशंस आ गई, इसका मतलब ये अभी इशूड नहीं है, अभी ये इशू हुआ है। क्योंकि अगर यही उनके हाथ में पकड़ा दिया तो फिर आप किस बात की शर्तें लगाएंगे? हमने शेयर या शेयर ऑप्शन ये एम्प्लॉय के हाथ में पकड़ानी है कुछ शर्तें पूरी होने के बाद। इसका मतलब सवाल में ये नहीं है, ये है जी, ये बात क्लियर है। अब जब ये है तो इसकी फेयर वैल्यू क्या पता ये पर्चियां मार्केट में ना बिकती हो, तो फिर इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकालें? ये तो मैंने सवाल की बात की है कि जिस चीज की पर्ची है उसी की फेयर वैल्यू है। असल में इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल मॉडल भी लग सकते हैं, जैसे जो मैंने बुक के अंदर आईएएस की मिसालें डाली हैं उनमें बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल का जिक्र भी है। तो मुख्तलिफ मॉडल लग सकते हैं, उन मॉडल्स में वैल्यूज पुट करके ये आंसर निकाला हुआ। आप में से किसी ने बीएफडी पढ़ ली हुई है? पढ़ी हुई है किसी ने? पढ़ी हुई? चले सामने वालों ने भी पढ़ी होगी। जैसे किसी वैल्यूएशन का एक फार्मूला है, वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, डिविडेंड है 1 प्लस फलाना डिवाइडेड बाय फलाना। अब इस फार्मूले में मुख्तलिफ फिगर्स पुट करते हैं और एक आंसर आ जाता है, ये शेयर की वैल्यू है। तो ये वैल्यूएशन मॉडल्स हैं, तो कोई ना कोई फार्मूले होंगे बुजुर्गों के बनाए हुए, स्टैट्स के माहिरों के, उन फार्मूले में फैक्टर्स की कुछ वैल्यूज पुट करते होंगे तो इस कागज की वैल्यू निकल आती होगी। तो ये वैल्यूएशन मॉडल होते हैं। इसके लिए कोई ना कोई मॉडल होगा जिसमें फिगर्स पुट करते होंगे, तो जो आंसर आता होगा वो उसकी वैल्यू है। उन फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक चीज ये भी होती होगी कि मार्केट कंडीशन क्या है। मार्केट कंडीशन क्या बताई थी मैंने? वो परफॉर्मेंस कंडीशन जो शेयर प्राइस के साथ लिंक, यानी डायरेक्टर को कहा है कि अगर कंपनी का शेयर जो अभी 45 रुपए का है, अगर 2 साल में 60 तक पहुंच गया, अब ये जो शर्त लगाई जा रही है शेयर की मार्केट वैल्यू की शर्त लगाई जा रही, या इसकी शेयर प्राइस जो अभी है वो 2 साल में 25% ग्रो कर गई, ये भी शेयर प्राइस की बात हो रही है। या इंट्रिंसिक वैल्यू चीज होती है, वो आज के दिन में बताऊंगा। तो अगर शेयर की प्राइस से लिंक किया जा रहा है किसी शर्त को, तो वो शर्त कहलाती है मार्केट कंडीशन। इस शर्त का इस्तेमाल क्या है? क्या इस्तेमाल है शर्त का? इस पर्ची की जिस फार्मूले से फेयर वैल्यू निकालनी है उस फार्मूले में उसका कुछ पुट करना होगा। यानी ये जैसे मैंने पिछली क्लास में भी शायद बात की थी कि इस बात के कितने चांसेस हैं कि शेयर प्राइस 50 से 65 तक पहुंच जाएगी, 40% चांस है, ये 40% इस फार्मूले में डाल दिया। कुछ इस तरह से होता होगा, मैंने कभी देखा नहीं बाइनोमियल प्राइसिंग का फार्मूला, मतलब मैंने देखा नहीं है कि इस फार्मूले में फैक्टर कौन कौन से डाल के मार्केट कंडीशन को कैसे इनकॉर्पोरेट है, पता नहीं, लेकिन उस फार्मूले के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है, हो गया इनकॉर्पोरेट। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी डॉक्टर के पास गए, या चलो आप खैर आप कोई बंदा कोई डॉक्टर के पास गया, उसको कोई बीमारियां थी। अब उस बीमारियों में जो सिम्टम्स थे, डॉक्टर ने कहा कि अच्छा आपने ना ये एक्सरसाइज करनी है, फलाना फलाना खाना नहीं खाना, और ये मेडिसिन खानी है। अब आपका चूंकि वेट ज्यादा है तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है, आपका चूंकि फलानी चीज ज्यादा है तो आपने ये वाली चीज छोड़ देनी है, आपको चूंकि फलाना मसला तो आपने फिर ये वॉक करनी है। ये तो हो गए उसके करने वाले काम जो उसको कहे जा रहे हैं। उसने कहा जी वो ब्लड टेस्ट में फलाना मसला था, हाँ वो मैंने दवाई के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, बस वो दवाई के अंदर हो गया इनकॉर्पोरेट, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना आपको। तो मैं मिसाल समझा सकूंगा, जो चीज ये हो गई जी दवाई के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई, वो दवाई के अंदर रख लिया मैंने, अब वो दवाई खानी है आपने, उस दवाई को यूज करना है फलाने काम के लिए, हाँ वो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो ये वॉक करनी पड़ेगी, फलानी चीज वो मैंने दवाई के अंदर इनकॉर्पोरेट कर ली है। तो परफॉर्मेंस कंडीशन अगर शेयर प्राइस से रिलेटेड, जिसको मार्केट कंडीशन कहते हैं, उसके अलावा है, तो उनका इस्तेमाल फिर हम कर रहे होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स का एस्टिमेट करने में। या जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 4 था, जिसमें 12 रुपए और 16 रुपए और वो
100 के 200 के 300 ऑप्शंस, उनका इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल किस चीज में होगा? जो इस पर्ची की एक्सपर्ट ने उस वैल्यूएशन मॉडल से वैल्यू निकाल के दी होगी, लेट से 30 रुपए, उस 30 रुपए निकालने में इस्तेमाल हो गया मार्केट कंडीशन का। तो और अगर है ही सिर्फ मार्केट कंडीशन, तो बस वो जो 30 रुपए निकाल दिए उसको यूज करें, कितने साल के ऊपर फैलाएं, बेस्ट अंदाजा लगाएं, और हर साल के एंड पे उस अंदाजे को अपडेट नहीं करना, मार्केट वाले को नहीं करना, क्योंकि मार्केट कंडीशन वाला सारा दवाई के अंदर कवर्ड है, ये सब उस फेयर वैल्यू के अंदर कवर्ड है। हां, एक अंदाजा हमने करना है अपडेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला, वो करना है, क्योंकि हमने ये वादा एक बंदे के साथ किया हुआ है, जबकि एक्सपेंस हम सारे एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो जो 30 रुपए के अंदर कवर्ड है, वो उस एक बंदे के एक वादे की बात हो रही है। नंबर ऑफ पर्सन वो तो करने हैं हर साल के एंड पे अपडेट। ठीक है, अब इसकी ना मैं एग्जाम प्रैक्टिस और कराता हूं, फिर मैं केस 2 पे जाऊंगा। तो आप एक मेहरबानी ये काम ये कर लें कि मैंने चूंकि आपको सारा रिकैप दे दिया, कोई 25 मिनट लगा के, आप चैप्टर में आए। पहला पेज सारा, दूसरा पेज सारा, तीसरा पेज सारा, चौथा पेज सारा, पांचवा पेज भी सारा, आखिरी एग्जाम नोट्स वाला डब्बा छोड़ के। अच्छा चलें, पहले 4 पहले पढ़े ना सारे, फिर मैं बताता हूं पेज 5 पे कौन सी चीज अभी नहीं पढ़नी। पहले 4 पेज एक दफा सारे रीड कर लें, जरा चैप्टर में उतर आए, फिर सवाल करते हैं हम। हाँ जी, पढ़ते पढ़ते सो तो नहीं गए?
5वें पेज के आखिरी डब्बे तक पहुंच जाए तो फिर मैं बताऊंगा आगे। अच्छा, पेज 5 के एंड पे जो एग्जाम नोट्स का डब्बा है उसमें 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, जिनमें से मैंने अभी सिर्फ पहला बताया है, नहीं, पहला और चौथा बताया। पहला बुलेट पॉइंट और चौथा बुलेट पॉइंट, दूसरा और तीसरा नहीं बताया अभी। और फिर आपने पेज 6 भी सारा पढ़ लेना है, आखिरी पैराग्राफ के अलावा पेज 6 भी सारा पढ़ लें।
हाँ जी, कितना सा लगेगा? कुछ नहीं पूछना इसमें से, कुछ नहीं पूछना। नहीं, हमने अपने एम्प्लॉइज को कहा कि ये मार्केट कंडीशन में पेज 5 पे, पेज 6 पे जो राइट वाला कॉलम है वो बता रहा हूं। हमने एम्प्लॉइज को कहा कि अगर 3 साल में कंपनी की सेल्स 50% ग्रो कर गई एंड शेयर प्राइस 40 रुपए से 55 रुपए तक पहुंच गई, तो फिर अब आपको इतने इतने शेयर दे देंगे। अब अगर सेल्स वाली बात पूरी हो गई तो उनको हम शेयर्स दे देंगे और वो हमारी सारी कैलकुलेशन उसके मुताबिक चलेगी। शेयर प्राइस वाली शर्त ना भी पूरी हुई लेकिन बाकी शर्त पूरी हो रही है तो उसकी अकाउंटिंग वैसे ही होगी जैसे नहीं, बल्कि ऐसे नहीं। हमने मार्केट कंडीशन रखी थी कि शेयर की प्राइस 50 रुपए से बढ़ के 65 तक पहुंच जाए। 3 साल का टाइम दिया था और कहा था कि 3 साल तक तुम नौकरी में भी रहो, सर्विस कंडीशन आ गई, और साथ कहा कि शेयर प्राइस भी ग्रो करनी चाहिए। 3 साल तक वो नौकरी में रहा, हमने उसको इवेंचुअली शेयर्स दिए या नहीं दिए, इररिस्पेक्टिव हमने अकाउंटिंग 3 साल पे करनी है क्योंकि शेयर ये जो मार्केट कंडीशन थी ये बात उस पर्ची की फेयर वैल्यू निकालते हुए हो गई इनकॉर्पोरेट। हमने मॉडल लगा के ये वाली मार्केट कंडीशन इसके अंदर कवर कर ली। अगर बहुत कम चांस थे कि यहां तक पहुंचेगी तो ये भी कम आ रही होगी, हम इसके हिसाब से 3 साल पे फैला के एक्सपेंस की अकाउंटिंग कर लेंगे। इवेंचुअली वो कामयाब हुआ, उसको शेयर्स मिले या नहीं मिले, हम एक्सपेंस रिवर्स नहीं करेंगे। मार्केट कंडीशन की बात इसमें कवर हो गई। अब हमने अपनी अकाउंटिंग ओवर द पीरियड फैला के कर ही देनी है, हमें इसके लिए अपडेशन दोबारा नहीं करनी। अगर कल को ये कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि ठहरे मैं आपको भी नेक्स्ट सवाल कराऊंगा, उसमें किसी साल में जाके हम सब रिवर्स कर रहे होंगे, सीडी बैलेंस 0 आ रहा होगा, मैं तब ये बात कर देता हूं, अभी मुझे मजा नहीं आज मैंने बात की है, मैं उसको जब 0 करके बताऊंगा ना फिर इसका जवाब देता हूं। इसमें टर्म आ रही होगी नॉन वेस्टिंग कंडीशन, ये नहीं पूछी किसी ने, ये पढ़ी नहीं, नॉन वेस्टिंग कंडीशंस। नॉन वेस्टिंग कंडीशंस हो सकती हैं जो जिसमें हमारा उस एम्प्लॉय से लेने देने वाला कोई कंडीशन नहीं है। यानी अगर हमने एम्प्लॉय से कहा ना कि तुमने 3 साल तक सर्विस देनी है और तुम्हारी मेहनत की वजह से सेल्स ग्रो करनी चाहिए, तो ये एम्प्लॉय के करने वाला काम है, एम्प्लॉय से सर्विस लेनी है, तो हम तुम्हें इतने इतने शेयर्स देंगे। और अगर इन 3 साल में वो ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया तो चलो इतने भी शेयर्स और दे देंगे। अब ये भी एक कंडीशन है लेकिन इस कंडीशन का एम्प्लॉय से लेने वाली सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन है और इसका इस्तेमाल भी मार्केट कंडीशन की तरह सिर्फ इस पर की फेयर वैल्यू निकालने में होगा। नॉन वेस्टिंग कंडीशन वो है जिसमें एम्प्लॉय से कोई लेने देने वाला का काम नहीं है, यानी ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया तो उसमें एम्प्लॉय का क्या काम है, तो ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन है और इसका इस्तेमाल भी ये मार्केट कंडीशन की तरह का इस्तेमाल है कि ये 20 रुपए निकालने में ये बात कंसिडर होगी कि कितने चांसेस हैं कि वो बनेगा, तो इसका भी मार्केट कंडीशन जैसा ट्रीटमेंट है। अच्छा, पेज 6 के एंड पे लास्ट पैराग्राफ, ये समझना फिर हम प्रैक्टिस में चलते हैं। पेज 6 के एंड पे लास्ट वाला पैराग्राफ समझा रहा हूं। ईयर 1 में सीडी बैलेंस निकला, जैसे पहले किया था सवाल 300, तो एक्सपेंस बन गया 300। ईयर 2 में हमें लगा, वैसे तो 4 दिन पुरानी बात है लेकिन चलें शायद जरा सी बात याद में आ जाए। ईयर 1 गुजरा तो वो एवरेज प्रॉफिट वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, हमें लगता था अच्छा शायद दूसरे साल में पूरी हो जाएगी, 15% प्रॉफिट ग्रो करना था, नहीं कर सका, कोई बात नहीं, अगले साल ग्रो कर जाएगा। दूसरे साल जाके हमें लगा कि नहीं अब हमसे ना हो पाएगा। क्यों 0? हमें लग रहा है एम्प्लॉइज ने नहीं होना कामयाब, तो अब हमारा एस्टीमेट हो गया बस 0, क्योंकि एंड तक होना ही नहीं किसी ने कामयाब, तो 0 तो हमें इस सारे के एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ा क्योंकि अपडेट जो करना था। ये मैं परफॉर्मेंस कंडीशन की बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि हमने एक सवाल किया था जिसमें था कि अगर 3 साल तक एवरेज प्रॉफिट 15% से ऊपर हुआ तो 3 साल बाद, या अगर पहले ही साल में पता नहीं 18 से ऊपर हुआ तो फिर पहले साल बाद, या अगर 2 साल में 15 से ऊपर, कुछ इस तरह की शर्तें। तो पहला साल अच्छा गुजरा और हमें उम्मीद है कि एम्प्लॉइज कामयाब हो जाएंगे, इस पे सीधी कैलकुलेट हो गया। दूसरा साल अच्छा नहीं गुजरा और अब हमें लग रहा है कि नहीं अब ये एम्प्लॉय से टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, तो इवेंचुअली कितने लोग कामयाब होंगे? कोई भी नहीं ना, तो ये 0 हो गया, इसकी वजह से ये एक्सपेंस रिवर्स हो गया। तीसरा साल अच्छा गुजरा, अच्छा अभी शर्त खत्म नहीं हुई है, शर्त 3 साल की है, लेकिन दूसरे साल हमें लग रहा है कि इनसे नहीं होना परफॉर्म, तो 0। अब जब तीसरे साल पे आए तो अब उन लोगों ने परफॉर्मेंस वापस दोबारा अच्छी कर ली और फिर हमें लगता है कि ये बात यहां तक चली जानी है, तो एक्सपेंस आ गया 430। यानी परफॉर्मेंस कंडीशन के होते हुए हम लोग जब हर ईयर एंड पे अपडेशन कर रहे होते हैं तो बीच में ऐसा हो सकता है ना कि सारा एक्सपेंस रिवर्स करना पड़ जाए, है ना? क्यों? क्योंकि अब हमें वो कंडीशन पूरी नजर नहीं आती आ रही। मार्केट कंडीशन के साथ ऐसा नहीं है, अगर हमें लग रहा हो ना मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हो सकेगी, उसको इधर 0 नहीं करते,
क्योंकि मार्केट कंडीशन पूरी होगी नहीं होगी ये बात हमने ऑलरेडी इस बहुत थोड़ी सी फिगर में कर ली हुई है कंसिडर। अगर सिर्फ मार्केट कंडीशन हुई, सिर्फ मार्केट कंडीशन, तो फिर हम लोग इधर जीरो नहीं करते। बेशक हमें लग भी रहा है ना कि आखिर में लोगों ने कामयाब नहीं होना है, नौकरी तो मौजूद रहेंगे लेकिन नहीं कामयाब होंगे, हम इसको जीरो नहीं करते अगर ओनली मार्केट कंडीशन है तो। ये मैंने लिखा हुआ था कि अगर मार्केट कंडीशन के अलावा बाकी कंडीशन है तो जैसे पढ़ा था वैसे चलाएं। तो इसी एक साल में परफॉर्मेंस कंडीशन अपडेट करने की वजह से जीरो हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ मार्केट कंडीशन है तो उसको जीरो नहीं करना होता। अच्छा, 3 साल हो गए और हमारे एम्प्लॉइज ने जो टारगेट दिया था वो पूरा कर लिया और हमने शेयर ऑप्शंस, शेयर्स नहीं, उनको शेयर ऑप्शंस दे दी, लेकिन उन्होंने उन शेयर ऑप्शंस को लिफ्ट ही नहीं कराई। 2-3 साल गुजर गए, लिफ्ट ही नहीं करा रहे और वो शेयर ऑप्शंस एक्सपायर हो गई। क्यों लिफ्ट नहीं करा रहे? वो फेवरेबल नहीं होंगी, यानी उनको शेयर ऑप्शन मिली हुई थी कि 35 रुपए देके शेयर खरीद सकते हैं, हो सकता है शेयर ही मार्केट में 25 रुपए का रोल रहा हो। तो हमने तो उनसे सर्विस लेके उनको शेयर ऑप्शंस दे दी ना, तो अगर कल को वो शेयर ऑप्शंस ही जाया कर दें तो अपना एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो उनका मसला है, हमने तो इनको इनाम दे दिया ना, तो एक्सपेंस रिवर्स नहीं करेंगे। हाँ, अब जब शेयर ऑप्शंस ही एक्सपायर हो गई तो हमने तो शेयर ऑप्शंस का एक अकाउंट नाम बना के क्रेडिट किया हुआ है और वो एक्सपायर हो गई तो उसको फिर डेबिट करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सपेंस नहीं रिवर्स करेंगे। एक्सपेंस क्यों नहीं रिवर्स करेंगे? क्योंकि हम सर्विस ले चुके हैं और हमने उसका इनाम दे दिया, अब वो इनाम उन्होंने फेंक दिया, वो उनका मसला है, हम एक्सपेंस रिवर्स नहीं कर देंगे। ये पेज 6 के आखिरी पैराग्राफ का मतलब है। हाँ जी, ये पेज 6 वाला लास्ट पैराग्राफ पढ़ लिया? चलो पढ़ तो लो ना पहले। ये जो बात आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आ जाएगी बात, नहीं तो फिर कहीं क्वेश्चन में वर्ड आया होगा ग्रांट डेट तो दोबारा पूछ लेना। अच्छा चलो बता देता हूँ, सुन लो। ये सवाल मैंने पेज 2 पे 3 पे ये बात मैंने कहा लिखी हुई है। पेज 5 में मैंने कहीं एक बात लिखी हुई है, मेजरमेंट डेट, यानी ये जो फेयर वैल्यू हमने निकालनी है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की। अच्छा, प्रायोरिटी क्या है हमारी, किसकी एंट्री की अमाउंट क्या होनी चाहिए? गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू, और ये तभी हो पाएगी जब वो कोई वाकई टेंजिबल चीज हो, जैसे प्लांट खरीदा है तो प्लांट की फेयर वैल्यू है, या हमने कोई सर्विस ऐसी खरीदी है जो मार्केट में नॉर्मली होती है, कंसल्टेंट ने एक सर्वे करके दिया है जो वो बाकियों से भी 3 लाख लेते हैं, हमसे भी 3 लाख ले रहा है, तो उसकी फेयर वैल्यू पता है। लेकिन अगर नहीं पता चल पा रही तो सेकंड हमें अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किस दिन कैलकुलेट करेंगे ये फेयर वैल्यू, किस दिन? वो होगी मेजरमेंट डेट। हमने कंसल्टेंट से ये कहा कि हमने आपसे ये जो सर्विस ली है ना, या ये 2 महीने में आप जो सर्विस देने लगे हैं, हमने कंसल्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपसे जो हम सर्विस लेने लगे हैं ये 2 महीने में आपने सर्विस तो दे ही देनी है, 2 महीने में आप सर्विस देंगे और हम आपको अपने शेयर्स दे देंगे, ये हमने तय कर लिया। अब हम एंट्री कब करेंगे जी? जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? नहीं, 2 महीने बाद सर्विस मिल जाएगी, वो मैं बिल भेज देगा, हम उस वक्त फलाना एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल प्रीमियम या शेयर ऑप्शंस क्रेडिट, किस अमाउंट से? अगर उसने बिल भेजा है तो उस अमाउंट से, और अगर बिल नहीं भेजा यानी उसकी सर्विस की फेयर वैल्यू नहीं पता, तो जो हम शेयर्स या शेयर ऑप्शंस दे रहे हैं किस दिन की फेयर वैल्यू? जब हम 2 महीने बाद उससे सर्विस लेने के बाद उसको शेयर्स देने लगे हैं, या जब शुरू में कॉन्ट्रैक्ट किया था? जब सर्विस ले ली ना, ये लिखा हुआ है कि जो गुड सर्विसेज होंगी उनमें हमने शेयर्स की वैल्यू उस दिन की लेनी है जब ले ली गुड सर्विसेज। लेकिन अगर एम्प्लॉय को कहा है कि तुम 2 साल तक हमारे पास नौकरी करोगे तो 2 साल बाद तुम्हें हम ये शेयर्स दे देंगे,
अब जिस दिन हमने एम्प्लॉय से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो दिन है ग्रांट डेट। एम्प्लॉय से सर्विस मिलनी है ओवर 2 साल, जिस दिन टर्म्स तय हो गई वो ग्रांट डेट है। तो अब अकाउंटिंग करने के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू किस दिन की कैलकुलेट होगी? ग्रांट डेट वाली। ये लिखा हुआ इस डब्बे के अंदर। लेकिन एम्प्लॉय की सर्विसेज की कोई वैल्यू ऐसा होती नहीं है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं पता लग पा रही होती। तो इसलिए ये ओवर द पीरियड फैली है ना, तो आईएएस ने इस गहराई में डाले बगैर कि अच्छा 30 दिसंबर वाली देखें कि 31 दिसंबर वाली देखें कि 15 जुलाई वाली देखें या 2023 वाली देखें कि 24 वाली देखें, जिस दिन टर्म्स तय कर रहे हैं उसको कहा ग्रांट डेट और उस दिन की वैल्यू पे चलो बस। तो जिस अमाउंट से एंट्री होनी है वो अमाउंट जिस दिन कैलकुलेट होनी है वो मेजरमेंट डेट है। इंप्लॉइज के अलावा बाकी गुड सर्विसेज के लिए किस दिन की वैल्यू? जब सर्विस ले ली। और इंप्लॉइज के केस में किस दिन की वैल्यू? ग्रांट डेट वाली। हाँ जी, चलूं आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 और 6 पढ़ दे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 और 6, फिर मैं एक एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, बोर्ड पे सॉल्व करता हूं। इनफैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 और 6 पढ़ें, सॉल्यूशन देखें। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना सारे, ये मैंने ओरिजिनल आईएएस की एग्जांपल्स उठा के उनको सवालों की शक्ल दी हुई है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 और 6 पढ़ के जबानी देख लें सॉल्यूशन। एक मैं आपको पास पेपर का सवाल बोर्ड पे कर देता हूं।
जी, अब देखिए, अगर अगर पढ़ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 6 में छठे साल जाके बात गई है, लेकिन एक्सपेंस फिर भी हमने 5 साल पे फैलाया है। हमने कोई अपडेशन नहीं करनी होती। उन लोगों को छठे साल जाके शेयर इशू हुए हैं, लेकिन हमने एक्सपेंस फिर भी 5 साल में पूरा किया है। तो अगर सिर्फ मार्केट कंडीशन हो तो हमने जो पहले दिन वैल्यू ले ली और जो पीरियड सोच लिया उसको पूरा करेंगे, उसमें से कोई एडजस्टमेंट, उसमें कोई एस्टिमेट चेंज नहीं करना। चलें, अब आप ऐसा करें कि पास्ट पेपर्स वाले पोर्शन में जून 22 पे आए। जून 22, ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। पिजन लिमिटेड पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। जी, पढ़ लिया तो मैं करूं। अच्छा, इस सवाल में ना, असल में ये सवाल, ये मल्टीपल आईएएस वाले सवाल होते हैं जिनमें या तो हर पॉइंट की अलग अलग डिस्कशन कही होती है, बस 3-4 पॉइंट होंगे, वो 3-4 अलग अलग आईएएस होंगे और नीचे कहा होगा डिस्कस करते हैं ऊपर वाली बातों को, या 3-4 पॉइंट्स होंगे और कहा होगा एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और एसओसीआई बना दें। इन 2 तरह के सवालों को मैंने चैप्टर वाइज तोड़ लिया हुआ है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं सेशन एंड पे करवा सकूंगा, जिसमें लिखा होगा कि ये एसओएफपी है, ये फॉलोइंग मसले हैं, इन मसलों को ठीक करके एसओएफपी दोबारा बना दें, या फिर
टोटल एसेट्स की फिगर ये है, टोटल प्रॉफिट की फिगर ये है, टोटल लायबिलिटीज की फिगर ये है अभी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फॉलोइंग मसले हैं, इन मसलों को दूर करके ये टोटल एसेट्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल लायबिलिटी दोबारा बता दें। इनको मैं नहीं तोड़ सका क्योंकि इनमें वो कंबाइंड इफेक्ट ही जाना है, वो मैंने फिर चैप्टर बुक के आखिर में बना के डाला हुआ है। तो ये मैंने आपको जो चैप्टर में क्वेश्चन तोड़ के दिए मैंने, जैसे ये 5 नंबर का पार्ट है, तो ये पार्ट 5 नंबर का था। असल में सवाल शायद 20, 22, 25 नंबर का था, जिसमें मुख्तलिफ आईएस थे। रिक्वायरमेंट सबकी फाइनली ग्रैंड एक एंड पे थी कि एसओएफपी और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। और किस साल के? 2021, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। अब इस में जो इसका रिलेशन बनता था उसमें तो मामला शुरू ही 2021 में हुआ है, तो उसका तो कंपैरेटिव कुछ नहीं है। लेकिन इस सवाल में जो बाकी चीजें थी ना, उनका था 20 में। तो इस सवाल में कंपैरेटिव का मसला नहीं है, इसमें सिर्फ 2021 की एसओएफपी और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। कैसे पता चल रहा है इस टॉपिक का सवाल है? शेयर बेस्ड स्कीम है, इसे क्लियरली पता चल जाया करेगा। इक्विटी सेटल्ड है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि शेयर इशू करने कैश की बात नहीं हो रही, तो ये इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है, एम्प्लॉइज हैं और सर्विस कंडीशन है या नहीं है? है, तो वो तो लिखा हुआ है, वो सारे एम्प्लॉइज जो 5 साल पूरे कर चुके थे उनको ये दे रहे हैं। तो फिर अगले 5 साल ना ना, अगले 3 साल। तो फिर 5 साल पूरे कर चुके, वो क्या बात है फिर? तो फिर 5, हाँ। जब हम एम्प्लॉइज शेयर स्कीम को एम्प्लॉइज को दे रहे हैं तो अपने एम्प्लॉइज को या गली से पकड़ पकड़ के भी लोग लाएंगे, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ ना कि अपने एम्प्लॉइज, तो हम अपने सारे एम्प्लॉइज की बजाय एक क्लास के लिए भी कह सकते हैं। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 5 साल पुराने हैं उनके लिए ये ऑफर है, तो ये उन लोगों के लिए ऑफर है, ये सिर्फ क्लासिफाई करने के लिए था कि कौन से एम्प्लॉइज। तो ये सिर्फ वो लोगों की बात हो रही है जो 5-5 साल पूरे कर चुके हैं। इस 5 साल वाली बात का हमारी सवाल की कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं। यानी ऐसे ही है कि ये कहा होता कि ये स्कीम सिर्फ जो फैसलाबाद में प्लांट है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, तो इसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये 5 साल का सवाल में कुछ नहीं करना। अच्छा, अब हमने कैलकुलेशन करनी है और पहला ही साल है 2021 का, तो 2021 के लिए करनी है कैलकुलेशन। कितना वेस्टिंग पीरियड है? अच्छा, ये ना सवाल बड़ा मजे का था, छोटा सा है और छोटा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। चूंकि इस तरह का पहले कभी आया नहीं था तो बच्चे इस पे ना बड़े अजीब अजीब कंफ्यूज हुए थे। इस तरह का सवाल पहले कभी आया नहीं था, छोटा सा ट्रिकी सा पॉइंट है लेकिन मजे का है जी। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल है। अच्छा, आपने ना ये जो सामने बैठे लोग हैं इनसे भी नहीं, कैमरे पार वाला तो मुझे पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है, लेकिन जो सामने बैठे हुए ये भी मुझे ना बताएं, कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। आप सिर्फ अपने आप के लिए सोल्यूशन नहीं देखना, जो आपको समझ आ रहा है आप जल्दी से कैलकुलेशन करके चेक करें। सोल्यूशन नहीं देखना, मैं कहता हूं बोर्ड पे। पहले आप ना अपने हिसाब से, सिर्फ मैं जानना चाह रहा हूं कि इस अंग्रेजी से आप क्या इंटरप्रेट करते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग वाले ना ये भी शाबाश, अपने तौर पे इसकी कैलकुलेशन करके देखें कि 2021 वो जो हमारे साल के एंड पे सीडी बैलेंस निकालते हैं ना पहले, आप वो कैलकुलेशन करके चेक करें बस सिर्फ, फिर मैं करता हूं।
जी, एफर्ट्स डन। इस सवाल में 3 अलग अलग रिवॉर्ड्स हैं, एक नहीं है, 3 अलग अलग है। हमने एम्प्लॉय को कहा, चलें एक एम्प्लॉय के सामने रख के बात करता हूं। हमने एक एम्प्लॉय को कहा कि अगर तुमने 2021 गुजारा तो 2021 के एंड पे तुम्हें 1000 शेयर दे देंगे, 2022 गुजारा तो 22 के एंड पे 1000 शेयर और दे देंगे, 2023 भी गुजार लिया तो 23 के एंड पे 1000 और दे देंगे। अब ये 3 अलग अलग वादे हैं। पहले वादे का वेस्टिंग पीरियड जस्ट पहला साल है, दूसरे वादे का वेस्टिंग पीरियड 2 साल है। क्योंकि 2022 के एंड पे अगर वो रहा तो 21 भी रहेगा ना, ये थोड़ी कि अभी चला जाएगा फिर 22 में 31 को शाम को आएगा हम कहेंगे ये लो 1000 शेयर और ले लो। और वो जो 23 के एंड पे उसको 1000 देने, उसका वेस्टिंग पीरियड 3 साल है। क्योंकि उसको कहा है कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट में रहा तो हर ईयर एंड पे उसको 1000 शेयर्स दे दिया करेंगे। अब ये 3 अलग अलग वादे हैं। अगर 22 में छोड़ के चला गया तो 21 वाला वापस ले लेंगे उससे, 23 में छोड़ के चला गया तो 21-22 वाले वापस ले लेंगे उससे। तो ये 3 अलग अलग वादे हैं, इसलिए ये 3 सवाल हैं। 2021 वाले वादे का अलग सवाल है, 22 वाले का अलग सवाल है, 23 वाले का अलग सवाल है। ये 3 अलग अलग सवाल है। ये सवाल की वर्डिंग से बात समझ आई या नहीं? और अब मेरे बताने के बाद स्टिल कोई सवाल है तो बोले। ये 3 अलग अलग सवाल हैं, तो इसको सॉल्व करते हुए भी ना, वर्किंग 1 2021 वाला रिवॉर्ड, 2021 वाला रिवॉर्ड कह लें, स्कीम कह लें, इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। 2021 के एंड पे, और हम 21 के एंड पे खड़े हैं, 21 के एंड पे जितने लोग मौजूद थे उनको ये दे दिए, या आगे कोई और शर्त लगाइए, तो ये 21 वाले रिवॉर्ड 21 में हो गए सेटल। कितने लोग 21 के एंड पे मौजूद हैं? हर बंदे को 1000 शेयर्स। और एम्प्लॉइज वाला जो भी ये वादा होता है, इस पे हमें किस दिन की फेयर वैल्यू लेनी होती है? ग्रांट डेट की। तो उस दिन इसकी क्या फेयर वैल्यू थी? अच्छा अब देखें, हमने पर्ची किस चीज की दी है? शेयर की, के शेयर ऑप्शंस की? अभी हम इनको पर्ची दे रहे हैं ना कि साल 2 साल 3 साल बाद तुम्हें शेयर्स दे देंगे, तो शेयर्स की पर्ची दे रहे हैं कि शेयर ऑप्शंस की? शेयर है ना, ये पर्ची तीसरी वाली चीज है पर्ची। तो इस पर्ची की फेयर वैल्यू कितनी होगी? जो शेयर की फेयर वैल्यू होगी। तो हमने ग्रांट डेट इस सवाल में 1 जनवरी 21 रखी है, तो 1 जनवरी 21 वाले दिन शेयर की फेयर वैल्यू कितनी? 200। तो हमारी सारी कैलकुलेशन में 240 ही इस्तेमाल होगा। ओके, तो 2021 वाला सवाल सॉल्व करते हुए 240, और 21 का सवाल 21 में ही सॉल्व, तो इसमें कोई 1/3 या 2/3 की जरूरत नहीं है। मिलियन बता दें बेशक, 20.8। ये 2021 वाला रिवॉर्ड है। 2022 वाला रिवॉर्ड, इस रिवॉर्ड के लिए सर्विस कंडीशन क्या है? 2 साल की नौकरी, और उन 2 में से अभी 1 साल गुजरा है। अच्छा, अब हमने जब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेने के लिए क्या रूल है, ध्यान में क्या रखना है? वो एम्प्लॉइज जो उस आखिरी दिन मौजूद होंगे। तो हमारा क्या अंदाजा है 2 साल के एंड पे कितने लोग मौजूद होंगे? 2021 में 5 छोड़ गए और 2022 में 4 और छोड़ जाएंगे, तो 91 होंगे। और अभी हम उन 2 में से पहले साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अमाउंट वही 240 ही आएगी जी, 10.92। ये 2022 वाले रिवॉर्ड का सीडी है, ये हमने सीडी कैलकुलेट किया। 2023 वाले रिवॉर्ड का, 2023 वाले रिवॉर्ड के लिए वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल। यानी वो जो 23 के एंड पे शेयर्स देने हैं, 21, 22, 23, 3 साल शर्त है उसके लिए। तो हम अभी 21 के एंड पे खड़े सीडी कैलकुलेट कर रहे हैं, और अब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या रखें? जो हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि 23 के एंड पे कितने होंगे। तो 5 गए, 4 और छोड़ जाएंगे, और 3 और छोड़ जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 88। और हम अभी इस वक्त 3 में से पहले साल की काउंटिंग कर रहे हैं। ये मैंने 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और 23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। ये सारा काम 21 के एंड पे ही हो रहा है। 3 अलग अलग सवाल हैं ये जी। 7.04। तो एक्सट्रैक्ट्स और 2021 2020 तो इस सवाल में खाली है, इस सवाल में नहीं है 2020, वो बाकी आईएएस के लिए था। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई में चूंकि पहला ही साल है, तो जितना सीडी है यही एक्सपेंस है, तो यहां पर हम जस्ट एक्सपेंस कह दें, चाहे एम्प्लॉय कॉस्ट कह दें, 22.8 प्लस 10.92 प्लस 7.04 40 ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई हो गए। और एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी के, और उसमें भी इक्विटी
ये शेयर इशू हो गए, ये कैपिटल प्रीमियम बन जाएगा। ये अभी पर्चियां हैं तो उसको हम अलग कह देंगे कैपिटल प्रीमियम, और इन दोनों को हम शेयर स्कीम कह दें, इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कह लें। ये सीडी बैलेंस इसके अंदर आ जाएंगे 10.92 और 7.04, 17.96, और इसको कैपिटल और प्रीमियम में तोड़ना है कितना कितना। जी, पार वैल्यू को कैपिटल में, बाकी प्रीमियम में। तो पार वैल्यू के लिए 95,000 इंटू 50, ये 95,000 और इंटू 50 फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू सॉरी जी 4.75, और बाकी प्रीमियम यानी 95,000 इंटू 190 या 22.8 मिलियन माइनस 4.75 जी 18.05 ये। जी कैलकुलेशन में बताएं कोई परेशानी। अच्छा, सवाल की वर्डिंग ना एक दफा दोबारा पढ़ के तसल्ली कर लें कि अब आपको वाकई नजर आ रहा है कि ये 3 अलग अलग रिवॉर्ड थे, या अभी भी बस कर दिया मैंने तो चलो कर दिया।
अच्छा, एक ना 5 मिनट का सवाल है जबानी जबानी, ताकि वो लपेट के वो भी पास पेपर की प्रैक्टिस में आ जाए। छोटा सा सवाल है, पहले आपने उसको सिर्फ कैलकुलेटर पे जबानी सीडी, आपने सिंपली सीडी बैलेंस निकालना है बस, और सवाल में कहा हुआ है कि जो आपने निकाला है उसको डिस्कस कर दें। तो सवाल है दिसंबर 16 नहीं 17, मेरी बुक में क्वेश्चन दिसंबर 17, रावी लिमिटेड। मिल गया। 1 जुलाई 16 को हम ऑफर कर रहे हैं और 30 जून 17, यानी पहला ही साल। तो पहले ही साल के एंड पे खड़े होकर सिंपली आपने सीडी बैलेंस कैलकुलेट करना है, और सवाल की रिक्वायरमेंट है कि जो सीडी बैलेंस कैलकुलेट किया वो अंग्रेजी में बता दें कि अच्छा, सीडी बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या ले रहे होते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हर बंदे को कितने देने हैं, फेयर वैल्यू, 4 चीजें ले रहे होते हैं ना। तो सीडी बैलेंस कैलकुलेट करना है और एग्जामिनर को बताना है कि ये आपने ये वाली 4 चीजें क्यों ली हैं। ये आप पहले कैलकुलेट कर दें और फिर सोल्यूशन पढ़ लें। आपने 2017 30 जून पे खड़े होकर ईयर 1 का जस्ट सीडी बैलेंस कैलकुलेट करना है पहले खुद, और फिर सोल्यूशन पढ़।
जी पॉइंट पूछना है इसमें। हमने एम्प्लॉइज को दो कंडीशंस कही हैं। पहली कंडीशन क्या है कि 5 साल सर्विस में रहेगा, और सर्विस में रह के क्या करेगा? पांच साल सर्विस में रहेगा नहीं, सेल्स 300 मिलियन एनुअल ज्यादा होंगी, और 5वें साल के एंड पे जो शेयर प्राइस है वो 200 रुपए से ऊपर निकल जाएगी। तो पहली कंडीशन परफॉर्मेंस कंडीशन है और दूसरी कंडीशन मार्केट कंडीशन है। मार्केट कंडीशन का क्या इस्तेमाल है? ग्रांट डेट पे इस पर्ची की फेयर वैल्यू निकालने में इस्तेमाल होगा। आपको वो उन्होंने इस टेबल में पर्ची की फेयर वैल्यू 4 तरह की बताई है। एक बगैर कंडीशन को इनकॉर्पोरेट किए 50 है, 44 कंडीशन 1 को इनकॉर्पोरेट करके है, उसको तो नहीं करना होता हमने। 38 कंडीशन 2 को इनकॉर्पोरेट करके, हाँ इसको करना होता है हमने इनकॉर्पोरेट। हमने पर्ची की फेयर वैल्यू निकालते हुए मार्केट कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करना होता है, बाकी कंडीशंस को फेयर वैल्यू निकालते हुए इनकॉर्पोरेट नहीं करना होता, बाकी कंडीशंस को तो ये ईयर्स गिनते हुए इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो हमें इस ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू 50, 44, 38 और 36 में से 38 चाहिए। हाँ जी 38। ये जो मार्केट कंडीशन है इसका इस्तेमाल है हमारे लिए नहीं, उस एक्सपर्ट के लिए जिसने मॉडल से हमें ये फेयर वैल्यू निकाल के देनी है। ये उसके लिए इस्तेमाल होता है मार्केट कंडीशन का। उसने इस मार्केट कंडीशन को इस्तेमाल करके हमें फेयर वैल्यू निकाल दी, हमने अब उस फेयर वैल्यू को अपने हिसाब से अंदाजे लगा के यूज करना। तो जो उसने हमें फेयर वैल्यू निकाल के दी है वो कौन सी कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करके निकाल के देनी है उसने? मार्केट कंडीशन, वो 38 है। हाँ तो जी मार्केट कंडीशन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई। अब हमने बाकी जो अपना काम है कि 5 साल तक सेल्स चलनी है, तो वो हम 1/5 वो वहां इस्तेमाल होंगी चीजें। देखें इस सवाल में उस एम्प्लॉय को हमने परफॉर्मेंस कंडीशन दी है कि सेल्स 300 मिलियन एवरेज से ज्यादा हो और शेयर प्राइस इतनी हो जाए। तो ये जो शेयर प्राइस वाली बात है सिर्फ इसका इस्तेमाल इसके अंदर हुआ और बस इसको भूल जाए और बाकी को देख के सवाल सॉल्व करना। यही लिखा हुआ मैंने। लगा था कि वो कहना ये जा रहा है कि अगर तो मार्केट कंडीशन भी है और बाकी कंडीशन भी है, सिर्फ मार्केट कंडीशन देखना है, मार्केट कंडीशन तो नहीं। मार्केट कंडीशन को तो ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया कैसे देखना है, बाकी सवाल सॉल्व करने के लिए अदर को देखना है। मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल यह है कि फेयर वैल्यू पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब वो आखिरकार पूरी हुई या नहीं हुई इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने फेयर वैल्यू निकालते हुए मार्केट कंडीशन को इनकॉर्पोरेट कर लिया, बाकी सवाल फिर बाकी कंडीशंस को सामने रख के करना है। हाँ अच्छा बताता हूं, ये 38 वाली बात 38 देखिए मार्केट कंडीशन के अलावा बाकी कंडीशंस भी हों और उन कंडीशंस का एस्टीमेट चेंज हो रहा हो। जैसे हमने इसको कहा, अगर ये कहा होता अगर के 5 साल में जब भी शेयर प्राइस यहां तक पहुंच जाए, कहां तक? 200 तक। 5 साल में जब भी शेयर प्राइस 200 तक पहुंच जाए एंड एनुअल सेल्स 300 मिलियन तक हो जाए तो हम तुम्हें ये शेयर्स दे देंगे, शेयर ऑप्शन दे देंगे। अब इसमें शेयर प्राइस 200 तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कितने चांसेस हैं, इस बात का इस्तेमाल 38 की कैलकुलेशन में हो गया। अब इस बात को छोड़ के हम दूसरी तरफ ध्यान देंगे कि 300 एवरेज सेल्स हो जाएगी। ये अगर हमें लग रहा है कि 3 साल में हो जाएगी तो 1/3, अगर हमें लग रहा है कि 4 में हो जाएगी तो 1/4, अगर हमें लग रहा है 5 में हो जाएगी तो 1/5। इस चीज का इस्तेमाल फिर अब बाकी की तरफ ध्यान करना है। मार्केट कंडीशन की ध्यान सिर्फ शुरू में करना था फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची निकालने के लिए बस, अब उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा। हाँ जी 38 वाली बात
38 वाली बात ओके। अब ये सवाल के अंदर ये जो 0.123 दिए हैं, इसमें 0.1 का मतलब है कि जब 2017 एंड हो गया तो हमने 2017 में सेल्स की हैं 210 मिलियन, और हमें उम्मीद है कि इस सेल्स ने हर साल कितना ग्रो करते जाना है, 20%। 2017 में कितनी हुई हैं, 210। अब हमने ये अंदाजा लगाना होता है कि ये परफॉर्मेंस पूरी होगी कि नहीं होगी। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3-4 के अंदर प्रॉफिट की एवरेज सवाल वाले ने खुद कैलकुलेट करके दी हुई थी कि ईयर 1 में प्रॉफिट इतने % ग्रो किया, ईयर 2 में इतने % ग्रो किया यानी एवरेज इतना आया, ईयर 3 में इतना ग्रो किया यानी एवरेज इतना आया। ये सवाल वाले ने खुद कैलकुलेशन कर दी थी। अब हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि 2017 के एंड पे खड़े होके हमें क्या लग रहा है कि परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी होगी कि नहीं होगी। हम क्यों एस्टिमेट कर पाए, 0.1 दिए होने की वजह से। अगर 0.1 ना दिया होता और सवाल वाला ये कह देता कि कंपनी को लगता है कि हाँ ये हो जाएगी कंडीशन पूरी, तो बस बात खत्म। लेकिन उसने 0.1 लिख के हमें कह दिया चेक करने के लिए। 2017 की कितनी सेल्स हुई, 2018 में कितनी होंगी, इससे 20% ज्यादा 2, 2019 में कितनी होंगी, इससे 20% ज्यादा 3, 2020 में कितनी होंगी, इससे 20% ज्यादा 360, 2021 में कितनी होंगी, इससे 20% ज्यादा 1.5 डिवाइडेड बाय 5 3.1.2। तो अभी 17 के एंड पे खड़े होके हमारा बेस्ट एस्टीमेट हमें क्या बता रहा है कि कंडीशन पूरी हो जाएगी, इसलिए ये लोग कामयाब हो जाएंगे और हम फिर कैलकुलेशन करेंगे। अगर मैं लग रहा होता नहीं कामयाब होंगे तो ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कामयाब हो जाएंगे, सब ठीक है। इनटू 1/5 इंप्लॉइज कितने, जो हमारा बेस्ट अंदाजा है कि 5 साल के एंड तक मौजूद होंगे, तो वो कितना है हमारा अंदाजा, 15% हमें उम्मीद है कि लोग छोड़ जाएंगे। तो टोटल लोग हैं 500, 15% छोड़ जाएंगे तो 4, यहां पर 425 आएगा। हर बंदे को कितनी देनी है ऑप्शंस, यहां 1000 आएगा, ये 38 आएगा, ये 1/5 आएगा। जी अच्छा, अब अगर हमें नजर आ रहा होता ना कि अच्छा ये ना हम 1-2 पांच पेपर्स और कर लेना, ये जरा परफॉर्मेंस कंडीशन और पक्की हो जाए, फिर देता हूं उसका जवाब है। मैं वो सोच रहा हूं ब्रेक के बारे में भी एक बात है, ये मैं सवाल पूरा करके आपको बताने लगा। अच्छा ब्रेक के बारे में मैं ये सोच रहा था कि आपने इतना मुश्किल वक्त तो गुजार ही लिया है और बहुत भारी भारी आपने चीजें सीख भी ली हैं। मैंने इतना सारा रिकैप दे दिया, मैं तो बस सोच के नहीं आया था कि मैं रिकैप दूंगा, मतलब मैंने जो आज पढ़ाना था मैं रिकैप नहीं प्लान करके आया था। तो लेकिन मुझे फील हुआ कि अच्छा 4 दिन हो गए हैं, आप लोग इतवार को सुबह सॉर्ट के आए हैं, तो मुझे रिकैप देना चाहिए, तो मुझे उसमें टाइम लग गया ज्यादा। अब मैंने ये सोचा है कि मॉडिफिकेशन एक चीज पढ़ानी है, वो चूंकि एक थोड़ी टेक्निकल चीज है और ये 5 लोग भी गायब हैं। देखो उस दिन एक स्टूडेंट की वजह से मैंने इसलिए क्लास ऑफ कर दी थी कि जो लोग आते हैं चलो वो तो ढंग से आए ना, और आज 5 लोग गायब हैं, शाबाश। तो फिर अगर रिकॉर्डिंग पे ही तसल्ली हो जानी थी तो मैंने यही 14 अगस्त ऑफ कर दिया। तो मॉडिफिकेशन फिर मैं कल कराऊंगा। एक आसान सी चीज है जिसका सवाल आपने खुद ज़बानी देखना है, वो करके फिर मैं ऑफ ही कर देता हूं। चैप्टर में आए, पेज नंबर 6 तक हम पूरा कर चुके हैं, पेज 6 तक हम पूरा कर चुके हैं। अच्छा ये एक सवाल जो अभी कर रहा था डिस्कस, ये ना जिसने भी पूछा था, और चलो बाकियों को भी कह रहा हूँ, ये सवाल उधार है मेरे पे, अगर मुझे जवाब देना याद नहीं रहा तो ये पूछना जरूर है। मैं बस ना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा लूँ ना। जब नोटिफिकेशन अगर मैंने परसों ना इस पे जवाब दिया, यानी मैं 2000 परसों अगर जवाब ना दिया तो ये सवाल दोबारा पूछ लेना कि अगर ये पूरा होता नजर ना आ रहा होता तो फिर क्या करते। तो ये परसों तक अगर मैंने जवाब ना दिया तो पूछ लीजिएगा। पेज 6 के एंड तक हम पढ़ चुके। पेज 7 पे आए। पेज 7 ये है, अच्छा रीकैप का एक रीकैप। हमने एंट्री या तो फॉरन करनी होगी या ओवर द पीरियड करनी होगी। एंट्री की अमाउंट प्रेफरेबली क्या होगी, जो गुड सर्विसेज ली हैं उनकी फेयर वैल्यू। एम्प्लॉइज के केस में उसका चांस बहुत कम है। अगर नहीं पता तो अगला लेवल, जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू। ये मैंने हेडिंग दे दी थी पेज नंबर 4 के दरमियान में,
5 के दरमियान में, कि अब हम लोग मेजरमेंट की डिटेल डिस्कशन करने लगे हैं पेज 5 के मिड में। और केस 1 लिखा था मैंने, नहीं सॉरी, ये जो हेडिंग दी हुई है मैंने पेज 5 के मिड में, जिसके साथ ब्रैकेट में कहा हुआ है कि अब हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं मेजरमेंट में, हेडिंग क्या दी हुई है कि मैं अब यहां वो डिस्कशन करने लगा हूं जहां पर हम लोग अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं, गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू से है, गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। अच्छा ये ना IFRS 2 कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये IAS बड़े मुश्किल से लिखे हुए हैं। ये मैंने ना मतलब ये 2-3 चैप्टर्स मुझे पसंद है कि बहुत मेहनत करके मैंने कुछ चीज बना के दी है, तो ये जितने आपको मैंने चैप्टर में नोट्स लिखे हैं ये मैंने फनकारियां लगाई हुई हैं, IAS में इस तरह से क्लैरिटी के साथ नहीं लिखी हुई हैं चीजें, तो ये मैंने हेडिंग्स बना के नोट्स इस तरह से बनाए हैं, तारीफ करा था अपनी। तो ये पेज 5 के मिड में ये जो हेडिंग बनाई हुई है मैंने, ट्रांजैक्शंस मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, अब इस पे डिटेल डिस्कशन हो रही है। किस पे डिटेल डिस्कशन हो रही है कि अमाउंट हमें गुड सर्विसेज की नहीं पता, तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की अमाउंट से काम चलाना पड़ेगा। उसको मैंने 2 केसेस में बांटा हुआ है। केस 1 ये बनाया था कि हमें इनकी फेयर वैल्यू पता चल रही है, चाहे मार्केट वैल्यू से पता चल जाए, चाहे हमें कोई कंसल्टेंट फार्मूला लगा के दे दे, शेयर ऑप्शंस और उनकी पर्ची, और उस पर्ची की फेयर वैल्यू पता चल पा रही है क्योंकि शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू पता चल पा रही है, या तो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, और अगर मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे तो फार्मूले से कंसल्टेंट हमें निकाल के दे रहा है। इसको मैंने केस 1 कहा था। अब आए पेज 7 पे, केस 2 ये है, और ये भी मैं आपको हिंट बताता हूं जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख लेना। केस 2 ये है कि हमें फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही। किसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की। और ये जो ओवर द पीरियड एंट्री करने वाली बात है, ये होती ही तब है जब शेयर और शेयर ऑप्शन अभी नहीं दिए होते, तभी ओवर द पीरियड होता है ना, यानी अभी पर्चियों पे काम चल रहा होता है, तो हमें इनफैक्ट पर्ची की फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही। ये केस 2 है, और ये सिर्फ तब होगा अगर पर्ची शेयर्स की नहीं, शेयर ऑप्शन की पर्ची दी हुई है, तभी होगा। क्योंकि अगर शेयर्स की पर्ची दी हुई है तो शेयर्स की फेयर वैल्यू पता चल रही होती है, शेयर ऑप्शंस की फेयर वैल्यू निकलने में मुश्किल हो सकती है। तो केस 2 है कि इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही। अब इसमें आपके लिए एग्जाम नोट ये है कि अगर पर्ची शेयर ऑप्शन की हो और आपको पर्ची की या शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू ना दी हो, तो ये वाला केस लग रहा होगा सवाल में। एग्जाम हिंट दोबारा बता रहा हूं। अच्छा, एग्जाम हिंट से पहले जो मैं बात कर रहा हूं केस 2, ये बात समझ आई कि नहीं? अब एग्जाम हिंट ये बता रहा हूं कि सवाल, यानी सवाल वाला आपको नाम लेके नहीं कहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाना है, ये आपने खुद पहचानना है। और उसके लिए एग्जाम हिंट ये बता रहा हूं कि पर्ची हो, शेयर ऑप्शन की हो, और शेयर ऑप्शन की या पर्ची की फेयर वैल्यू ना दी हो। और शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू होती है उसकी एक्सरसाइज प्राइस है, नहीं, वो जो मैंने क्लास के शुरू में कहा था 35 रुपए और 12 रुपए, तो 12 रुपए फेयर वैल्यू होती है, 35 रुपए नहीं फेयर वैल्यू होती। एग्जाम हिंट दोबारा बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में पर्ची हो, शेयर ऑप्शन की पर्ची हो, और शेयर ऑप्शन या उस पर्ची की फेयर वैल्यू ना दी हो, तो ये वाला केस है। हाँ जी, ये बात लिख लिया हिंट जो मैंने कहा। एक्सरसाइज प्राइस है 35 रुपए और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 12 रुपए। ये रिकैप देते हुए बात की थी। ये नहीं, ये हमारे काम की चीज। लेकिन अगर ये नहीं गिवन तो फिर ये वाला केस है। तो फिर यहां पर ना IAS ने एक रास्ता बताया है कि अच्छा, अगर एक्सपर्ट आपको फेयर वैल्यू नहीं निकाल के दे पा रहा तो फिर आप सोचें कि ये पर्ची कितने की बिक सकती होगी। अब वो सोचना कैसे है, कोई इस पर्ची को क्यों खरीदेगा? जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी थी कि मुझे एक ऑप्शन मिली है और 12 रुपए की बेच देता हूं, आप मुझे क्यों देंगे 12 रुपए? हाँ, आप ये सोचेंगे अच्छा मुझे इस पर्ची खरीदने का अभी इस वक्त फायदा क्या है? इस वक्त फायदा यह है कि मुझे ये पर्ची 35 रुपए पे शेयर खरीदने का हक दे रही है, वो शेयर जो मार्केट में 47 रुपए का है, तो आपकी नजर में इस पर्ची की 12 रुपए वैल्यू है। शेयर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस है 35 रुपए। इसका मतलब है जिसके पास भी ये ऑप्शन होगी उसके पास राइट है कि वो कंपनी को 35 रुपए देके नया शेयर ले सकता है। वो शेयर मार्केट में अभी इस वक्त 47 रुपए का है, 47। तो इस ऑप्शन होल्डर को क्या फौरी फायदा नजर आ रहा है? 12 रुपए का जो उसको डिस्काउंट मिलेगा ना, ये उस पर्ची की वैल्यू है। आइडियली स्पीकिंग इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू के उसके अंदर क्या वैल्यू छुपी हुई है
कि जितना डिस्काउंट फायदा नजर आ रहा है इस ऑप्शन होल्डर को, उसको उस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। और ये 12 रुपए के लिए फार्मूला क्या बन गया? मार्केट में शेयर कितने का है माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्जैक्ट होगी? एग्जैक्ट किससे? नहीं, एग्जैक्ट से क्या मुराद है? उनके डिफरेंस को ही इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहे हैं। ये हमें इसलिए सोचना पड़ रहा है कि इसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं पता, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कि अच्छा फिर यकीनन 12 की बिक्री होगी। देखें, अगर एक चीज की मार्केट में वैल्यू लग रही है, अच्छा अभी इस वक्त अगर शेयर 47 का है और ये शेयर ऑप्शन मार्केट में 35 एक्सरसाइज प्राइस वाली शेयर ऑप्शन मार्केट में, ये ऑप्शन इटसेल्फ मार्केट में 25 रुपए की बिक रही है। दोबारा सुने, शेयर मार्केट में 47 का है, उस शेयर को खरीदने की ऑप्शन 35 रुपए की है, फौरी फायदा कितना नजर आ रहा है? 12। फिर भी ये ऑप्शन मार्केट में 25 रुपए की बिक रही है, तो क्यों? हाँ, क्योंकि फ्यूचर में शेयर और महंगा होने की उम्मीद है। अभी थोड़ी ऑप्शन एक्सरसाइज होने लगी है, ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है 2 साल बाद, तो लोगों को उम्मीद है कि शेयर ने और महंगा हो जाना है, इस उम्मीद पे ये ऑप्शन महंगी बिक रही होगी। तो इसलिए प्रायोरिटी है आईएएस की कि अगर फेयर वैल्यू पता चल पाए तो उस पर अकाउंटिंग करना। अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही तो कम से कम ये पर्ची कितने की बिक रही होगी? 12 रुपए की। नहीं समझ आ रही बात? आ गई है? 25 की क्यों बिक रही होती? तो प्रेफरेबली फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी, नहीं तो काम चलाऊ इंट्रिंसिक वैल्यू है। और चूंकि ये काम चलाऊ है और ये अभी के हालात के मुताबिक है, अभी के हालात के मुताबिक 25 रुपए कब होती? वो भी अभी होती, लेकिन 25 क्यों होती? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को सोच के। 12 रुपए भी अभी है, 25 भी अभी है, 25 फ्यूचर को सोच के होती, 12 फ्यूचर को बगैर सोचे है। इसलिए हम 12 रुपए यूज करेंगे, 25 होती तो 25 यूज करते, नहीं गिवन तो केस 2 इंट्रिंसिक वैल्यू, हम 12 रुपए से सारी अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन पहले पढ़ी अकाउंटिंग और इसमें अब सिर्फ वाहिद फर्क यह आएगा कि चूंकि ये फ्यूचर को सोच के नहीं निकली हुई, तो हर ईयर एंड पे इसको अपडेट करना है। पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हुए इसको अपडेट कर रहे थे? नहीं, ये पहले ही उस पर्ची की वैल्यू फ्यूचर के हालात को सोच के निकली हुई थी, इसको अपडेट नहीं करना था। लेकिन केस 2 में फर्क ये पड़ेगा, सारी कैलकुलेशंस वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ करना क्या है कि चूंकि अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसको हर ईयर एंड पे अपडेट करते जाना। यानी तरीका वही है, सीडी बैलेंस निकलेगा हर साल के एंड पे, सीडी बीडी सीडी का डिफरेंस आएगा, तरीका वही है। लेकिन हमने अब हर सीडी निकालते हुए पहले तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ईयर अपडेट कर रहे होते थे, अब इंट्रिंसिक वैल्यू को भी अपडेट करना है। और अगर करते करते किसी साल ये 0 हो गई तो टेक्निकली पिछला सारा रिवर्स हो रहा होगा ना। ये मैंने भी कुछ देर पहले भी बताई थी बात। तो पॉइंट 1 और 2 पढ़ लें, बाकी नहीं पढ़ना अभी, बाकी आपको मैंने कैंसिलेशन के साथ पढ़ाना है। सॉरी, पॉइंट 1 2 पढ़ लें, चौथा अभी नहीं सिखाया। पेज 7 पे केस 2 पॉइंट 1 2 3 पढ़ लें, चौथा अभी नहीं सिखाया। जी जी, जब कंपनी शेयर, जब ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही होती है, ऑप्शन जब एक्सरसाइज हो रही होगी तो हमने अपनी बुक्स में पहले शेयर ऑप्शंस किसी अमाउंट पे क्रेडिट करके रखी हुई है। अब जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो एंट्री क्या होगी? ये डेबिट हो जाएगा, कुछ और भी डेबिट होगा। एक्सरसाइज प्राइस कैश मिलेगा वो भी डेबिट होगा। अब इस टोटल डेबिट को सामने रख के कैपिटल क्रेडिट और प्रीमियम क्रेडिट, जितने से हमने शेयर ऑप्शंस क्रेडिट की हुई थी, अच्छा ये कब क्रेडिट की थी? जब ये पर्ची की अकाउंटिंग चल रही थी, फाइनली पर्ची लेके ऑप्शन इशू कर दी, उस आखिरी वाली वैल्यू से ये अकाउंटिंग हुई है। फिर जब वो बंदा ऑप्शन एक्सरसाइज करने आएगा तो ये डेबिट होगी, कैश भी डेबिट होगा, और जितने शेयर इशू हो रहे होंगे तो कैपिटल में उसकी फेस वैल्यू जाएगी और इस एंट्री की बैलेंसिंग फिगर प्रीमियम में जाएगी। तो अब आप एक काम ये कर लें, जबानी देख लें, बेशक कैलकुलेटर पे कुछ भी करना चाहें तो जरूर कर लें, नहीं तो मैंने वर्किंग में ब्रैकेट में सारा कुछ लिखा हुआ है, जबानी ही देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 देख लें और फिर छुट्टी करें। हमने हर साल अपडेट करना है, सीडी बैलेंस निकलेगा, एक्सपेंस की फिगर हम कैसे निकालते हैं? बैलेंसिंग ना, ये लिखा हुआ। अब उस बैलेंसिंग करने में इसके अंदर की चेंज भी तो कवर हो रही होगी, तो ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ, 1 में 2 में पता नहीं, 1 में। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ें, उसको कैलकुलेटर पे कुछ करना है चेक तो मर्जिया कर लें, नहीं करना तो सिर्फ सोल्यूशन देख लें बेशक, लेकिन इतना ही बस ये काफी है सवाल कि आप उसको देख ही लें। लेकिन पूरा एंड तक देखिएगा, ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज है ये भी डाला हुआ मैंने इसमें।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लंबा सवाल है, लेकिन बस एक पूरी जिंदगी दिखाई हुई है मैंने। ये भी आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल थी, तो उसको मैंने सवाल की शक्ल दी हुई है। क्वेश्चन ये था कि स्पेशल मेजरमेंट हमने कोई सी न्यू शो है फिर स्लाइड हो गई है तो रेडिमेड की प्राइस है वो कम तो होगी, अगर जो माइक्रो कोई सर्वे करता है तो ये के जो फेयर वैल्यू से शेयर्स हमारे उसके प्राइस से पहले की जो मैं फेयर वैल्यू है उसकी, तो हालांकि 35 पे एक्सेप्ट प्राइस है और जब उसके पहले बाहर जगह वो भी है शेयर ऑप्शन से बाहर से वेट कर रहा है, तो जब न्यू से इशू शेयर होगा तो उसको शेयर प्राइस बहुत टाइम से कम हो जाएगी। तो अब आप पूछ रहे हैं कंपनी में उसके क्या फर्क पड़ेगा? ये उसके खास इंसान अच्छा, एक एम ही एक नॉलेज के लिए सवाल है, अगर बेकार लगे तो इग्नोर कर देना, कि इन्वेस्टर ने किसी से पैसे देके पर्ची खरीदी और उसको लगा कि इस पर्ची के एक वर्थ है कि मुझे 12 रुपए का फायदा होगा, और उसने शेयर्स जाके कंपनी को 35 रुपए दिए और शेयर खरीद लिया। अब जब शेयर खरीद के वापस आया तो मार्केट में वो शेयर 47 से गिर के 45 का हो चुका था। ये क्यों हो गया था? तो ये ऐसे नहीं होता कि फौरी अभी उसने शेयर खरीदा है वो रेट गिर गया। मार्केट एडजस्टमेंट में कोई टाइम लगेगा ना, फौरन तो नहीं गिर जाएगा। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ये बीएफडी लेवल की एक बात है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग प्राइस गिरेगी। थ्योरेटिकली स्पीकिंग इसको टीईआरपी कहते हैं, टीआरपी कहते हैं। तो ये जो शेयर की वो पर्ची की वैल्यू ले रहा होता है ना, यानी पर्ची वो 12 रुपए की खरीदने को तैयार है, तो वो एक्चुअली 12 की नहीं खरीदेगा, वो एडजस्ट करेगा। ये बीएफडी का एक कॉन्सेप्ट है कि वो 47 से कंपेयर नहीं करेगा, वो देखेगा अच्छा मैं शेयर खरीदूंगा तो शेयर मार्केट में 47 का तो नहीं होगा, वो तो गिर जाएगा, 45 का आ जाएगा, तो वो 45 माइनस 35 करके वैल्यू निकालेगा। ये बीएफडी लेवल का कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 देख लें, और मैंने ये 4 साल की एंट्री सिर्फ इसलिए डाली है ताकि जो भी ज़बानी बात बोली थी कि शेयर ऑप्शंस डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, और सिर्फ ये भी दिखा सकूं, इसलिए मैंने 4 साल की एंट्रीज करके दिखाई हुई है। उसके अलावा बाकी एंट्रीज ये नहीं क्योंकि बार बार फिर सेम रिपीट ही करूंगा। तो आप इसको सवाल को पढ़ के सोल्यूशन ही देख लें।
मोबाइलों पे लगे इसका मतलब देख लिया सवाल, देख लिया सवाल, देख लिया, कुछ नहीं पूछना। हर साल के एंड पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, फेयर वैल्यू शेयर की माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और हर साल का सीडी बैलेंस निकालते हुए वो इंट्रिंसिक वैल्यू लिए, और जब 3 साल पूरे हो गए तो वो पर्ची बदल के शेयर ऑप्शंस आ गई। ये ईयर 3 के एंड पे देखें एंट्री की हुई है कि वो पर्ची खत्म हो गए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट हो गए, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट हो गई। और फिर उसके बाद जब जब शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज होती जाया करेंगी, शेयर ऑप्शंस डेबिट, कैश डेबिट और कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट। हाँ जी, ओके, चलें कल इंशाल्लाह मॉडिफिकेशन है जी। क्या हुआ? अच्छा, डिस्कशन प्रैक्टिस जी, बताएं। जी जी। ओके, ये 168 कैसे आ रहा है? ये जो सवाल चैप्टर में कहा हुआ है, चैप्टर में पॉइंट नंबर 2, पेज 7, चैप्टर में पॉइंट 2, नहीं सॉरी, पॉइंट 1 दोबारा देखें। द इंट्रिंसिक वैल्यू इज रीमेजर्ड on every year end and finally on the date of settlement, that is exercise। ये जो मैंने वर्किंग में ईयर 4 में सेटलमेंट लिखा है 168,000 पे, वर्किंग देखिएगा, वर्किंग 3 साल तक तो सर्विस पूरी हो गई ना, तो जब सर्विस पूरी हो गई तो फिर चौथे 5वें साल में एक्सपेंस किस बात का आ रहा है? इंट्रिंसिक वैल्यू हमने हर साल के एंड पे अपडेट करते जाना है जब तक कि वो ऑप्शन सेटल नहीं हो जाती। ये जो पहले 3 साल है ना, पहले 3 साल इनमें एक्सपेंस, ये बाकी लोग भी सुने, पहले 3 साल में जो एक्सपेंस, मैं वर्किंग 1 की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन में वर्किंग 1 बता रहा हूं, ये जो पहले 3 साल में एक्सपेंस आ रहा था ये 2 वजहों से था। एक, हर साल की सर्विस होती जा रही है 1/3, 2/3, 3/3, और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू भी अपडेट हो रही है। उसके बाद चौथे साल से आप आगे चलेंगे तो 1/3, 2/3 नहीं रह गया, यानी सर्विस पूरी हो गई है। तो फिर हर साल में क्यों एक्सपेंस नजर आ रहा है? इंट्रिंसिक वैल्यू अपडेशन की वजह से। तो हमने इनको हर साल, पहले ये पर्ची थी, अब ये ऑप्शन बन गई, लेकिन जब तक ये सेटल नहीं होती हर ईयर एंड पे इसको अपडेट करते जाएंगे और फाइनली सेटलमेंट डेट पे भी अपडेट करेंगे। तो ये जो चौथे साल में आपको एक्सपेंस नजर आ रहा है ये अपडेशन की वजह से, 5वें साल में, 6ठे साल में, 7वें साल में, ये अपडेशन की वजह से सेटलमेंट पे भी अपडेशन करनी है ना। और चूंकि सेटलमेंट डेट और ईयर एंड दोनों ईयर एंड ही हैं, इसलिए सेटलमेंट में भी आपको वही 88 लिखा नजर आ रहा है, क्लोजिंग में भी वही 88 लिखा नजर आ रहा है। वरना अगर सेटलमेंट होती ईयर के दरमियान में कहीं, ये मैं वर्किंग 1 बोल रहा हूं और चलो ईयर 4 बोल रहा हूं, अगर ईयर के दरमियान में कहीं सेटलमेंट हुई होती तो सेटलमेंट में 88 की बजाय वो उस दिन वाली वैल्यू लिखी होती और फिर क्लोजिंग बैलेंस में ईयर एंड वाला 88 लिखा होता। तो अब जब बैलेंसिंग करते तो उसमें सेटलमेंट वाली अपडेशन भी कवर हो जाती और ईयर एंड वाली भी कवर हो जाती। इसीलिए कहा था देख ले सोल्यूशन, अगर वो शरीफ आदमी ना पूछता तो फिर आपको भी ना फर्क पड़ता। हाँ जी, ईयर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का एक्सपेंस, ठीक है, जब तक सेटल नहीं होती तब तक इसको अपडेट करते जाना है। ओके, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।